लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था की, और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। उसमें हम लोगों ने बात इस जगह पर कर रहे थे कि पीके थोंगन समिति के द्वारा सिफारिश की गई कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए 1988 ईस्वी में इस सिफारिश के उपरांत 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, और इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़कर कि भारत में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं अनुसूची में नगरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसी बात को देखते हैं कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उसमें क्या प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची जिसको 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और यह संशोधन किया गया 1992 में, और यह लागू किया गया 1993 ईस्वी में। इसको लागू कर दिया गया। देखना है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को रखा गया है जिस पर अधिकार दिया गया पंचायतों को, जबकि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल विषयों की संख्या 18 है, और इस पर अधिकार है नगर पंचायत को। चलिए हम लोग बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची में वे कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनका प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया। सबसे पहले यह प्रावधान किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होगा, और खंड स्तर पर मध्यवर्ती मॉडल का गठन होगा। परंतु ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर खंड स्तरीय पंचायत के गठन की बाध्यता नहीं है, और उन राज्यों के लिए यह बात स्वैच्छिक रखा गया कि यदि वे चाहें तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करें, और यदि नहीं चाहते हैं तो उनके लिए इससे छूट होगी। तीसरा इसका स्तर है जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, जिसको लागू किया गया 1993 ईस्वी में। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होगा। मध्यवर्ती स्तर पर खंड स्तरीय या खंड पंचायत का गठन होगा। परंतु ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनके लिए यह अनिवार्यता नहीं होगी, परंतु वे चाहें तो स्वैच्छिक रूप से मध्यवर्ती स्तर का गठन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जिला स्तर पर जिला पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची का विषय है, इसलिए पंचायतों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को दिया गया। इस पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है,
अगर हमको सवाल आता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो आपको बतलाना है कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्वाचन कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया। पंचायतों का इलेक्शन कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु राज्यपाल के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है, परंतु भंग करने पर 6 माह के भीतर चुनाव का कराया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर यह बात आपको समझना है कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसका उपचुनाव भी कराया जाना आवश्यक होगा। इस बात का इसमें उल्लेख किया गया 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को कुल सीटों का 50% आरक्षण प्रदान किया गया। 50% सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार तथा झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य का राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और राज्य वित्त आयोग का महत्वपूर्ण सिफारिश है पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करना। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की जाती है। इसके द्वारा यह सिफारिश की जाती है राज्य वित्त आयोग के द्वारा, और इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नई जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में किया गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल इसको कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व राज्य मंत्रिपरिषद की
सलाह पर भंग भी कर सकता है। पंचायती राज राज सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया। लेकिन अगर पंचायती राज व्यवस्था को कार्यकाल के पूर्व भंग कर दिया जाता है तब 6 माह के भीतर, भंग करने से 6 माह के भीतर इसका निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव भी कराता है और आवश्यकता अनुसार पंचायतों का उपचुनाव भी उनके द्वारा कराया जाता है। इस बात का यहाँ पर प्रावधान किया गया और इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन होना आवश्यक है, परंतु ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होती है। तो यह महत्वपूर्ण प्रावधान 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में किया गया और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को रखा गया है जिस पर कार्य करने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को है, स्थानीय सरकारों को प्रदान किया गया। इसके साथ साथ 12वीं अनुसूची भी आती है और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में और यह भी लागू हुआ 1993 में। इसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगरीय स्वशासन अधिनियम को पारित कर दिया गया और नगरीय स्वशासन अधिनियम को पारित करने के बाद इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में नगरीय प्रशासन करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन होगा नगर में। लेकिन नगरीय प्रशासन को करने का आधार जनसंख्या को बनाया गया, जबकि इसके पहले जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्र भी निर्धारित होता था। सबसे पहले आता है नगर निगम, दूसरे पे आता है नगर पालिका परिषद और तीसरे पे आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। यदि किसी भी शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है तब वहाँ पर नगर निगम का गठन होगा। यदि 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम का गठन होगा, लेकिन 1 लाख से 5 लाख के मध्य है तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद का गठन होगा। यदि 30,000 से ऊपर की जनसंख्या है तब वहाँ पर 30,000 से 1 लाख के मध्य की जनसंख्या है तब वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो आपको मालूम होगा नगर निगम बनने के लिए आवश्यक है कि 5 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या हो और नगर पालिका परिषद के लिए 1 से 5 लाख हो और नगर पंचायत के लिए 30,000 से 1 लाख के मध्य अगर है तो उसको हम वहाँ पर हम नगर पंचायत का गठन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान किया गया। आपको यहाँ पर समझना है कि इस 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किस प्रकार का प्रावधान किया गया है और वह हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। नगर निगम के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को मेयर कहते हैं और जबकि उपाध्यक्ष को डिप्टी मेयर कहा जाता है। मेयर का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, जबकि डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के सदस्य करते हैं। अब यहाँ पर बात है कि नगर निगम में कुल कितने प्रकार के सदस्य होंगे।
सदस्यों में भी इसके 3 कोटियाँ हैं। पहला है निर्वाचित सदस्य, दूसरा है नामांकित सदस्य और तीसरा है पदेन सदस्य। 3 प्रकार के सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। नगर निगम के अंतर्गत नगर निगम के संवैधानिक पदाधिकारियों की बात आपने समझा है, और उस संवैधानिक पदाधिकारियों में एक मेयर है, दूसरा डिप्टी मेयर। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में, जबकि डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि एक नगर निगम को निर्वाचित करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न वार्ड या कक्ष में उसको विभाजित कर देना, और यह करने का अधिकार राज्य को है। समय समय पर राज्य के द्वारा अधिसूचना को जारी किया जाता है, और जारी करके वहां पर निर्वाचित नामांकित सदस्यों की संख्या का निर्धारित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्तमान संदर्भ में अगर बात की जाए तो 60 से 110 के बीच में निर्धारित है। 60 से 110 के बीच में नामांकित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 निर्धारित की गई, जबकि पदेन सदस्य वे होते हैं जो कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल के किसी सदन के सदस्य होते हैं। किसी भी सदन के अगर सदस्य हैं तो उनको पदेन सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार से नगर निगम में अगर अधिकारियों की बात की जाए तो मेयर, डिप्टी मेयर और 3 प्रकार के सदस्य निर्वाचित सदस्य, नामांकित सदस्य और पदेन सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद में भी 3 प्रकार के सदस्य होते हैं और 2 इसके अधिकारी होते हैं, जिसमें एक होता है अध्यक्ष, जिसका चुनाव मेयर के समान प्रत्यक्ष रूप में, जबकि दूसरा होता है उपाध्यक्ष, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में वार्ड मेंबर के द्वारा कराया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके भी 3 प्रकार के सदस्य हैं, और वे हैं, एक है निर्वाचित सदस्य, दूसरा है इसमें नामांकित सदस्य और तीसरा है इसमें पदेन सदस्य। निर्वाचित सदस्यों की संख्या और नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह समय समय पर निर्धारित किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 25, अधिकतम 55 निर्धारित की गई है। नामांकित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 निर्धारित की गई है। पदेन सदस्य उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से नगर निगम में, अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य इसका पदेन सदस्य कहलाता है। इस प्रकार से नगर पालिका परिषद में भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 प्रकार के इसमें सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य, दूसरा नामांकित सदस्य और तीसरा पदेन सदस्य। अब इसके बाद आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत में भी 2 पदाधिकारी हैं। नगर पंचायत में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। एक को अध्यक्ष कहा गया, दूसरे को उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से कराया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और सदस्य के द्वारा कराया जाता है, वार्ड मेंबर के द्वारा कराया जाता है। और इसमें भी 3 प्रकार के सदस्य हैं, एक को निर्वाचित सदस्य, दूसरे को नामांकित सदस्य और तीसरे को पदेन सदस्य कहा जाता है।
निर्वाचित सदस्य नामांकित सदस्य और पदेन सदस्य कहा जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 24 निर्धारित है। 10 से 24 निर्धारित है। नामांकित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 निर्धारित है। पदेन सदस्य उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिका परिषद में होते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो संबंधित नगर पंचायत के, तो वे पदेन सदस्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पदेन सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वही सदस्य होता है जिसका नाम संबंधित नगर निगम या नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में यदि उसका नाम दर्ज है तो वह उसका पदेन सदस्य कहलाता है। चलिए, ये तो बात थी नगरीय प्रशासन के संदर्भ में, नगरीय पंचायत के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। नगर पंचायत का अन्य बातें उसी प्रकार की हैं जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया। 12वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या 18 निर्धारित है। विषयों की संख्या यहाँ पर 18 निर्धारित है। 18 निर्धारित है और इसका भी ये भी राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून निर्माण करने का अधिकार जिस प्रकार से ग्रामीण पंचायतों को राज्य सरकार को है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस पर कानून बनाने का अधिकार, रद्दोबदल करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसका भी निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर कराया जाता है। प्रति 5 वर्ष पर, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु 5 वर्ष से पूर्व राज्यपाल के द्वारा इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है, लेकिन भंग करने की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक है। आप नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत तीनों ही स्तरों पर 1/3 स्थान महिलाओं को आरक्षित किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण 50% दिया गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, अन्य पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रावधान भी किया गया। अगला है इसमें आपके राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर इनको वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाता है और राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है और यह राज्य वित्त आयोग प्रति 5 वर्ष पर गठित किया जाएगा। ऐसा अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर सामान्य रूप में जो प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया था वही प्रावधान 12वीं अनुसूची में भी किया गया, अर्थात नगरीय प्रशासन पर भी यह राज्य सूची का विषय होने के कारण इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पूर्व राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्यपाल के भंग करने की स्थिति में
आज 6 माह के भीतर निर्वाचन का कराया जाना आवश्यक है। इलेक्शन कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया है। तो देखिए, हम लोगों ने अपने क्लास में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के विभिन्न संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं, इसका आज हम लोगों ने जिक्र किया। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास केवल यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।